नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जो हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हर चीज का एक सीधा साधा जवाब नहीं होता। क्या हम इन इशारों को समझ पाएंगे या ये हमेशा हमारी पहुंच से दूर रहेंगे? ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि इंसान की जिज्ञासा और खोज की भावना का प्रतीक है। आज हम साथ मिलकर एक ऐसे ही सफर पर निकलेंगे जहां हर कदम पर एक नया सवाल हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम समय के पार जाकर उन घटनाओं को छूने की कोशिश करेंगे जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय विषय जिनके जवाब आज भी अनसुलझे हैं। चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी यात्रा। 1937 का साल। एक महिला जिसकी आंखों में आसमान को जीत लेने का सपना था। अमेलिया ईयरहार्ट, एक ऐसा नाम जो साहस और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। वो सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वो लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद थी। ये साबित करती हुई कि इंसान अगर चाहे तो किसी भी सीमा को लांघ सकता है। उन्होंने दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने का एक बेहद महत्वाकांक्षी सपना देखा। उनकी यात्रा का हर पड़ाव सफल हो रहा था। दुनिया उनकी हर खबर पर नजर गड्ढाए हुए थी। लेकिन फिर 2 जुलाई की उस सुबह, जब वे प्रशांत महासागर के ऊपर थीं, उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनकी आखिरी रेडियो कॉल में एक घबराहट थी, एक अनिश्चितता थी। वो अपने तयशुदा द्वीप हाउलैंड आइलैंड को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। हम आप पर हैं, लेकिन आपको देख नहीं पा रहे हैं। फ्यूल कम हो रहा है। ये उनके कुछ आखिरी शब्द थे। इसके बाद उनका विमान, इलेक्ट्रा और वो खुद जैसे हवा में ही गायब हो गए। दुनिया के सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक शुरू हुआ। हफ्तों तक समुद्र को छाना गया, द्वीपों की तलाशी ली गई, लेकिन अमेलिया और उनके नेविगेटर फ्रेड न्यूनन का कोई सुराग नहीं मिला। उनका विमान जैसे कभी था ही नहीं। समय बीतता गया और सवालों की परतें और गहरी होती गईं। क्या उनका विमान ईंधन खत्म होने पर समुद्र की गहराइयों में समा गया? ये सबसे सीधी और तार्किक थ्योरी है, लेकिन समुद्र के उस हिस्से में आज तक कोई मलबा क्यों नहीं मिला? या फिर कहानी कुछ और है? कुछ लोग मानते हैं कि वे किसी सुनसान द्वीप पर उतरने में कामयाब हो गईं और वहां उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी गुजार दी। निकुमारोरो नामक एक द्वीप पर कुछ कलाकृतियां मिली हैं, जैसे एक महिला का जूता, एक क्रीम की शीशी जो शायद अमेलिया की हो सकती है। क्या वो वहां अकेली थीं, मदद का इंतजार करती रहीं? और एक थ्योरी तो और भी चौंकाने वाली है। कुछ का मानना है कि उन्हें जापानी सेना ने पकड़ DDH लिया था क्योंकि वे गलती से उनके क्षेत्र में चली गई थीं। क्या उन्हें जासूस समझकर कैद कर लिया गया और उनकी मौत एक रहस्यमयी साजिश का हिस्सा थी? हर थ्योरी अपने साथ नए सवाल लाती है। अमेलिया ईयरहार्ट की कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी की दास्तान नहीं है। ये उस खालीपन की कहानी है जो वो अपने पीछे छोड़ गईं। एक सवाल जो आज भी प्रशांत महासागर की लहरों में गूंजता है, आखिर अमेलिया के साथ हुआ क्या था? अटलांटिक महासागर में एक ऐसा इलाका है जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच का एक काल्पनिक त्रिकोण, जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल या शैतान का त्रिकोण के नाम से जानती है। ये कोई आधिकारिक भौगोलिक नाम नहीं है, लेकिन यहाँ घटी घटनाओं ने इसे दुनिया के नक्शे पर सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बना दिया है। सदियों से यहाँ से गुजरने वाले जहाज और विमान बिना कोई सुराग छोड़े गायब होते रहे हैं। कोई मलबा नहीं, कोई आखिरी संदेश नहीं, बस एक खामोश गुमशुदगी। इस त्रिकोण की किंवदंतियों की शुरुआत शायद क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से ही हो गई थी, जब उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इस क्षेत्र में आसमान में अजीबोगरीब रोशनी और कंपास में गड्ढबद्धि दर्ज की थी। लेकिन असली ख्याति इसे 20वीं सदी में मिली। 1945 में
अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनके लीडर की आखिरी रेडियो बातचीत में घबराहट और भ्रम साफ था। वे कह रहे थे, सब कुछ गलत लग रहा है, हम दिशा खो चुके हैं, यहाँ तक कि समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा उसे दिखना चाहिए। उन्हें बचाने के लिए भेजा गया एक बचाव विमान भी गायब हो गया। एक ही दिन में 6 विमान और 27 लोग बिना किसी निशान के लापता हो गए। ये घटना बरमूडा ट्रायंगल की पहेली का केंद्र बन गई। इसके बाद तो जैसे कहानियों की बाढ़ आ गई। यूएसएस साइक्लोप्स जैसा विशालकाय जहाज, जिसमें 300 से ज्यादा लोग सवार थे, इसी इलाके में गायब हो गया। कई छोटे बड़े जहाज और निजी विमान भी इस त्रिकोण के रहस्य में समा गए। हर घटना के बाद सवाल वही रहता, आखिर ये सब कहाँ चले जाते हैं? वैज्ञानिक इसकी कई वजहें बताते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ मौसम अचानक और भयावह रूप से बदल जाता है, जिससे जहाजों और विमानों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ गल्फ स्ट्रीम की तेज धाराओं को जिम्मेदार मानते हैं, जो मलबे को बहा ले जाती हैं। एक और दिलचस्प थ्योरी मीथेन गैस के बादलों की है, जो समुद्र तल से अचानक निकलकर पानी के घनत्व को कम कर देते हैं और जहाज डूब जाते हैं। लेकिन कोई भी एक थ्योरी सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाती। क्या ये सिर्फ संयोग है, या यहाँ वाकई कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो हमारी समझ से परे है? साल 1888, लंदन का व्हाइट चैपल इलाका। धुंध और गैसलाइट की पीली रोशनी में डूबी तंग गलियां, जहां गरीबी और लाचारी का बसेरा था। इसी माहौल में एक साया उभरता है, एक ऐसा नाम जो आज भी खौफ का दूसरा नाम है, जैक द रिपर। ये कोई आम कातिल नहीं था, वो एक प्रेत था जो अंधेरे में शिकार करता और सुबह होने से पहले गायब हो जाता। उसके शिकार गरीब महिलाएं होती थीं, जिन्हें वो बेरहमी से मार डालता था। उसका तरीका इतना वहशियाना था कि उसने पूरे लंदन शहर को दहशत में डाल दिया था। रिपर की क्रूरता उसकी पहचान बन गई थी। वो अपने शिकारों के शरीर को जिस तरह से काटता था, उससे लगता था कि उसे इंसानी शरीर की संरचना की गहरी जानकारी है। क्या वो कोई डॉक्टर था या कोई कसाई? स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने उस समय की सबसे बड़ी जांच शुरू की। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, सैकड़ों संदिग्धों की सूची बनी, लेकिन कातिल हमेशा एक कदम आगे रहा। वो जैसे हवा में से आता और हवा में ही गायब हो जाता। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। इस रहस्य को और गहरा बनाया उन खतों ने जो कातिल ने खुद पुलिस और प्रेस को भेजे थे। फ्रॉम हेल, नरक से नाम से भेजा गया एक खत सबसे कुख्यात है, जिसके साथ इंसान की किडनी का एक टुकड़ा भी था। इन खतों में वो पुलिस का मजाक उड़ाता, अपने अगले शिकार की धमकी देता, और उसने ही खुद को जैक द रिपर नाम दिया। क्या ये खत सच में कातिल ने ही लिखे थे, या कोई और इस दहशत का फायदा उठा रहा था? ये भी एक पहेली है। हत्याओं का सिलसिला कुछ महीनों तक चला और फिर अचानक बंद हो गया। जैसे वो आया था वैसे ही वो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ डिहच गया एक सवाल जो 130 सालों से भी ज्यादा समय से पूछा जा रहा है। जैक द रिपर कौन था? क्या वो एक पोलिश नाई था, एक शाही परिवार का सदस्य, या फिर एक निराश डॉक्टर? दर्जनों किताबें लिखी गईं, अनगिनत थ्योरीज सामने आईं, लेकिन आज तक कोई भी पुख्ता तौर पर यह नहीं कह पाया कि लंदन की उन गलियों में आतंक मचाने वाला वो साया असल में कौन था। उसका चेहरा आज भी एक रहस्य है। 1960 के दशक का अंत, उत्तरी कैलिफोर्निया। शांति और प्रेम के समर ऑफ लव के ठीक बाद एक अंधेरा साया इस इलाके पर मंडराने लगा। एक ऐसा कातिल जो सिर्फ हत्या नहीं करता था, बल्कि पुलिस और मीडिया के साथ एक दिमागी खेल खेल रहा था। वो खुद को जुडिएक कहता था। जैक द रिपर की तरह जुडिएक ने भी खतों के जरिए अपनी पहचान बनाई, लेकिन उसका तरीका और भी ज्यादा डरावना था। वो खतों के साथ क्रिप्टोग्राम यानी कूट पहेलियां भेजता था और दावा करता था कि इन पहेलियों में उसकी असली पहचान छिपी है। जुडिएक के हमले अक्सर सुनसान जगहों पर युवा योद्धाओं पर होते थे। वो अचानक प्रकट होता, कभी नकाब पहने, कभी एक अजीब से झल्लाद जैसे हुड में, जिसमें जुडिएक का निशान बना होता था। उसके हमले क्रूर और अप्रत्याशित थे। कुछ लोग उसकी गोलियों का शिकार हुए तो कुछ को उसने चाकू से मारा। कुछ किस्मत से बच गए और उन्होंने ही कातिल का जो हुलिया बताया
वो आज भी लोगों के जहन में खौफ पैदा करता है। वो शांत था, मेथोडिकल था और अपने काम को बड़ी सटीकता से अंजाम देता था। उसने अखबारों को खत भेजकर अपनी हत्याओं की जिम्मेदारी ली और धमकी दी कि अगर उसके खत और पहेलियां नहीं छापी गईं तो वो और भी लोगों को मारेगा। उसका सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोग्राम 408 सिफर एक स्कूल टीचर और उनकी पत्नी ने मिलकर सुलझा लिया था। उसमें लिखा था, मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि यह बहुत मजेदार है। लेकिन उसका सबसे मुश्किल क्रिप्टोग्राम 340 सिफर 51 सालों तक अनसुलझा रहा, जब जाकर 2020 में कुछ प्राइवेट जासूसों ने उसे तोड़ा, लेकिन उसमें भी उसका नाम नहीं था। जोडियक ने दावा किया था कि उसने 37 लोगों को मारा है, हालांकि पुलिस सिर्फ 5 हत्याओं को ही उससे जोड़ पाई। फिर 1974 के बाद उसके खत आने बंद हो गए। वो कहां गया? क्या वो मर गया या उसने हत्याएं करना बंद कर दिया? सालों तक कई लोगों पर जोडियक होने का शक किया गया, जिसमें आर्थर ले एलन नाम का एक व्यक्ति मुख्य संदिग्ध था, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जोडियक कातिल की पहचान आज भी अमेरिका के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। वो एक ऐसा भूत है जो आज भी कैलिफोर्निया की कहानियों में जिंदा है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जो सदियों पुरानी हो, जिसके पन्ने अजीबो गरीब पौधों, अनजाने नक्षत्रों और रहस्यमयी प्रतीकों के चित्रों से भरे हों। और सबसे अजीब बात, इस किताब में जो कुछ भी लिखा है उसे आज तक दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी कंप्यूटर प्रायच नहीं पाया है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इस किताब का नाम है वॉयनिच पांडुलिपि। 15वीं सदी की मानी जाने वाली ये हस्तलिखित किताब दुनिया की सबसे रहस्यमयी वस्तु मानी जाती है। इस किताब का नाम एक पोलिश बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर पढ़ी, जिन्होंने इसे 1912 में खोजा था। जब से ये दुनिया के सामने आई है, इसने बड़े बड़े भाषाविदों, क्रिप्टोग्राफरों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। इसकी भाषा किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती। इसके अक्षर अनोखे हैं और जिस तरह से शब्द बने हैं वो किसी प्राकृतिक भाषा के पैटर्न का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई मतलब नहीं निकलता। क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की भाषा है या फिर किसी ने जानबूझकर इसे इतना जटिल बनाया है? पांडुलिपि के चित्र भी उतने ही रहस्यमयी हैं। इसमें ऐसे पौधों के चित्र हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पौधे से नहीं मिलते। कुछ चित्र खगोलीय चार्ट जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें जो नक्षत्र और तारामंडल दिखाए गए हैं वो हमारे जाने पहचाने ब्रह्मांड से अलग हैं। एक हिस्से में छोटी छोटी नग्न महिलाओं के चित्र हैं जो अजीब से ट्यूबों और पूलों में नहा रही हैं, जैसे कोई रहस्यमयी अनुष्ठान कर रही हों। हर पन्ना एक नई पहेली है, एक नया सवाल है। इसकी उत्पत्ति और मकसद को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि ये किसी मध्ययुगीन कीमियागर की गुप्त डायरी है। कुछ सोचते हैं कि ये स्वास्थ्य और चिकित्सा पर आधारित कोई किताब है जो उस समय के ज्ञान से बहुत आगे थी। एक थ्योरी ये भी है कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है, एक ऐसी किताब जिसे बिना किसी मतलब के बस इसलिए बनाया गया ताकि वो कीमती लगे और किसी अमीर को बेची जा सके। लेकिन कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसके पन्ने और स्याही 15वीं सदी के ही हैं। अगर ये धोखा है तो ये 600 साल पुराना और बेहद जटिल धोखा है। वॉयनिच पांडुलिपि आज भी एक बंद दरवाजा है जिसकी चाबी समय में कहीं खो गई है। एक ऐसा शहर जो सोने और चांदी से बना था, एक ऐसी सभ्यता जो ज्ञान, कला और शक्ति में सबसे आगे थी, एक ऐसा द्वीप साम्राज्य जो एक ही दिन और रात में समुद्र की गहराइयों में समा गया। ये कहानी है एटलांटिस की, शायद इतिहास की सबसे प्रसिद्ध खोई हुई सभ्यता, जिसका जिक्र सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने आज से लगभग 2400 साल पहले अपनी किताबों तिमाइस और क्रिटियास में किया था। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस एक महान नौसैनिक शक्ति थी जो अटलांटिक महासागर में स्थित थी। प्लेटो ने एटलांटिस का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि ये शहर संकेंद्रित वृत्तों में बना था, जिसमें जमीन और पानी की नहरें एक के बाद एक थीं। यहाँ के मंदिर कीमती धातुओं से सजे थे और यहाँ के लोग गुणी और शक्तिशाली थे। लेकिन समय के साथ उनमें लालच और घमंड आ गया। उन्होंने दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन एथेंस के हाथों हार गए। इसके बाद देवताओं ने नाराज होकर एक भयानक भूकंप और बाढ़ भेजी, जिसने पूरे एटलांटिस द्वीप को समुद्र में डुबो दिया।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्लेटो की यह कहानी सच थी? क्या एटलांटिस वाकई में मौजूद था, या यह सिर्फ एक दार्शनिक कहानी थी जो प्लेटो ने एक आदर्श समाज और उसके पतन को समझाने के लिए गढ़ी थी? सदियों से खोजकर्ता, इतिहासकार और साहसी लोग एटलांटिस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह भूमध्य सागर में कहीं था और मिनोअन सभ्यता का विनाश ही एटलांटिस की कहानी का आधार है। सेंटोरिनी द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट ने इस सभ्यता को तबाह कर दिया था। दूसरे लोग इसे अटलांटिक महासागर में ही ढूंढते हैं, कुछ कैरिबियन में तो कुछ स्पेन के पास। बिमिनी रोड जैसी पानी के नीचे मिली कुछ संरचनाओं को एटलांटिस के अवशेष भी माना गया, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने उन्हें प्राकृतिक संरचनाएं बता दिया। एटलांटिस की खोज सिर्फ एक शहर की खोज नहीं है, ये इंसान की उस इच्छा का प्रतीक है जो अपने गौरवशाली अतीत को ढूंढना चाहता है। चाहे एटलांटिस एक हकीकत हो या सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना, इसने हमारी कल्पना को हमेशा प्रेरित किया है। ये एक ऐसा सुनहरा सपना है जिसे हम आज भी समुद्र की लहरों में तलाशते हैं। फरवरी 1959, रूस के बर्फीले उरल पर्वत। 9 अनुभवी पर्वतारोहियों का एक समूह, ज्यादातर छात्र, एक मुश्किल अभियान पर निकला था। उनका नेतृत्व कर रहे थे इगोर द्यातलोव। वे सब युवा थे, जोश से भरे हुए और प्रकृति की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस रात उन पहाड़ों में उनका इंतजार कोई ऐसी चीज कर रही थी जो इंसानी समझ से परे थी। वे अपने कैंप तक कभी नहीं पहुंचे। जब हफ्तों तक उनकी कोई खबर नहीं आई तो एक खोज दल भेजा गया। खोज दल को जो मिला वो किसी बुरे सपने जैसा था। उनका टेंट एक ढलान पर खड़िड्ढा था, लेकिन वो अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने घबराहट में उसे फाड़ दचकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। टेंट के अंदर उनके सारे कपड़े, जूते और सामान वैसे ही रखे थे। बाहर बर्फ में नंगे पैरों के निशान थे जो पास के जंगल की तरफ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी चीज से डरकर कड़र ढाके की ठंड में बिना कपड़ों के ही भाग खड़े हुए हों। जंगल में एक पेड़ के नीचे 2 पर्वतारोहियों की लाशें मिली। वे सिर्फ अंडरवियर में थे और उनके हाथ जले हुए थे, जैसे उन्होंने आग जलाने की नाकाम कोशिश की हो। कुछ दूरी पर 3 और लाशें मिली जो ऐसे लग रहे थे मानो वे वापस टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सबसे भयावह खोज 2 महीने बाद हुई, जब बची हुई 4 लाशें बर्फ के पिघलने पर एक खाई में मिली। इन चारों को भयानक चोटें आई थीं। एक की खोपड़ी टूटी हुई थी, 2 के सीने की पसलियां बुरी तरह कुचली हुई थीं और एक महिला की जबान गायब थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके शरीर पर बाहर से चोट का कोई निशान नहीं था। ये चोटें ऐसी थीं जैसे किसी बहुत बड़ी ताकत ने उन्हें कुचला हो, किसी कार एक्सीडेंट जैसी। जांचकर्ताओं के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने केस को यह कहकर बंद कर दिया कि पर्वतारोहियों की मौत एक अज्ञात सम्मोहक शक्ति के कारण हुई। क्या उन पर किसी हिममानव ने हमला किया था? क्या वो किसी गुप्त सैन्य हथियार के परीक्षण की चपेट में आ गए थे? या फिर इंफ्रासाउंड जैसी कोई प्राकृतिक घटना थी जिसने उनमें दहशत पैदा कर दी? द्यातलोव दर्रे का रहस्य आज भी उन बर्फीले पहाड़ों में दफन है। साल 1872, अटलांटिक महासागर। एक जहाज देई ग्राशिया पुर्तगाल के पास शांति से अपनी मंजिल की ओर बरच रहा था। तभी उसके कैप्टन को कुछ दूरी पर एक और जहाज दिखा जो अजीब तरह से बह रहा था, जैसे उसे कोई चला ही न रहा हो। पास जाने पर उन्होंने उस जहाज को पहचाना। वो था मैरी सेलेस्टे। वो जहाज 1 महीने पहले न्यूयॉर्क से निकला था और उसे इटली जाना था, लेकिन इस वक्त वो यहाँ लावारिस क्यों तैर रहा था? कैप्टन ने अपने कुछ लोगों को जांच के लिए भेजा। मैरी सेलेस्टे पर जो नजारा था वो बेहद अजीब और डरावना था। जहाज पूरी तरह से सही सलामत था। उसके पाल सही से लगे थे। कार्गो में रखा अल्कोहल का शिपमेंट भी सुरक्षित था। मेज पर खाना लगा हुआ था। कैप्टन के केबिन में उसके कागजात रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले ही सब लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, उनकी 2 साल की बेटी और 7 क्रू मेंबर सब के सब गायब थे। जहाज पर संघर्ष का कोई निशान नहीं था। लूटपाट का कोई सबूत नहीं था। बस एक लाइफ बोट गायब थी।
ऐसा क्या हुआ होगा कि 10 लोगों ने मिलकर बीच समंदर में एक पूरी तरह से सुरक्षित जहाज को छोड़ कर एक छोटी सी लाइफ बोट में जाने का फैसला कर लिया? ये सवाल आज तक समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। जहाज की लॉग बुक में आखिरी एंट्री 10 दिन पुरानी थी और उसमें भी कुछ भी असामान्य नहीं लिखा था। इस घटना को लेकर अनगिनत थ्योरीज सामने आईं। क्या समुद्री लुटेरों ने उन पर हमला किया था? लेकिन फिर उन्होंने कीमती कार्गो क्यों नहीं लूटा? क्या जहाज पर कोई बगावत हुई थी? लेकिन लड़ाई का कोई निशान क्यों नहीं था? एक थ्योरी ये है कि कार्गो में रखे अल्कोहल से किसी तरह की गैस लीक हुई और धमाके के डर से सब लोग लाइफ बोट में चले गए और फिर जहाज से दूर हो गए, या शायद उन्हें किसी समुद्री दैत्य ने निगल लिया। मैरी सेलेस्टे की कहानी एक भूतिया जहाज की कहानी बन गई, एक ऐसा जहाज जो अपनी खामोशी में एक अनसुलझा सवाल लिए तैरता रहा। 15 अगस्त 1977 ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप खामोशी से गहरे अंतरिक्ष की आवाजें सुन रही थी। इसका काम था बाहरी ग्रहों से आने वाले किसी भी असामान्य रेडियो सिग्नल को पकड़ देना, इस उम्मीद में कि शायद कहीं और भी जीवन मौजूद हो। सालों से ये टेलीस्कोप सिर्फ ब्रह्मांड का शोर ही रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने खगोल विज्ञान की दुनिया में टहलका मचा दिया। टेलीस्कोप ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ दहा जो पहले कभी नहीं सुना गया था। ये सिग्नल 72 सेकंड तक चला। ये बहुत मजबूत था और एक बेहद संकीर्ण फ्रीक्वेंसी पर आया था, ठीक वैसा ही जैसा वैज्ञानिक उम्मीद करते हैं कि एक एलियन सभ्यता संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करेगी। कुछ दिनों बाद जब खगोल शास्त्री जेरी एहमैन उस दिन के डेटा को देख रहे थे, तो उनकी नजर इस असामान्य सिग्नल पर पड़ी। वो इतना हैरान और उत्साहित हुए कि उन्होंने डेटा प्रिंटआउट पर उस सिग्नल को घेर कर लाल स्याही से लिख दिया, वाओ। और यही नाम इस सिग्नल की पहचान बन गया, वाओ। सिग्नल धनु तारा मंडल की दिशा से आया था, जहां कोई झात तारा या ग्रह नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज थी, जिसे हाइड्रोजन लाइन भी कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी इसलिए खास है क्योंकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है और वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई भी बुद्धिमान सभ्यता इसी फ्रीक्वेंसी पर संपर्क करने की कोशिश करेगी। ये सिग्नल हर तरह से एक एलियन संदेश जैसा लग रहा था, लेकिन यहाँ एक पेंच है। उस 72 सेकंड के बाद वो सिग्नल फिर कभी नहीं सुना गया। वैज्ञानिकों ने अनगिनत बार उस दिशा में टेलीस्कोप को घुमाया, लेकिन वो खामोशी ही हाथ लगी। अगर ये किसी एलियन सभ्यता का संदेश था, तो उन्होंने इसे दोहराया क्यों नहीं? क्या ये बस एक बार का संदेश था जो गलती से हम तक पहुंच गया, या इसकी कोई और वजह थी? कुछ लोगों ने थ्योरी दी कि ये किसी गुजरते हुए धूमकेतु से आया होगा, लेकिन ये थ्योरी भी सिग्नल की सभी विशेषताओं की व्याख्या नहीं कर पाती। वाओ, सिग्नल आज भी अंतरिक्ष से आया एक ऐसा रहस्यमयी फुसफुसाहट है जिसका मतलब हम नहीं जानते। नहीं। नवंबर 1970 नॉर्वे की एक खूबसूरत लेकिन सुनसान घाटी इस्डालेन, जिसे डेथ वैली भी कहा जाता है। कुछ लोग हाइकिंग कर रहे थे जब उन्हें कुछ जलने की गंध आई। गंध का पीछा करते हुए वे चट्टानों के पीछे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। वहां एक महिला की आधी जली हुई लाश पड़ी थी। उसकी पहचान को मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। उसके कपड़े से सारे लेबल काट दिए गए थे और उसके चेहरे और उंगलियों के निशान को भी जला दिया गया था। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन ये केस एक के बाद एक पहेलियों में उलझता चला गया। पास के एक ट्रेन स्टेशन के लॉकर से 2 सूटकेस मिले जो उसी महिला के थे। सूटकेस के अंदर पुलिस को विग, चश्मे, कई देशों की करेंसी और कुछ कोड में लिखी डायरियां मिली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी पहचान पता चल सके। उसके कपड़े और सामान से भी सारे पहचान चिन्ह हटा दिए गए थे। वो एक ऐसी महिला थी जो जैसे अपनी पहचान को दुनिया से मिटा देना चाहती थी। जांच में पता चला कि इस महिला ने पूरे यूरोप में अलग अलग होटलों में कम से कम 9 अलग अलग नामों से चेक इन किया था। वो कई भाषाएं बोलती थी और खुद को कभी बेल्जियन, कभी जर्मन बताती थी। वो कौन थी? वो इतने सारे नकली पहचान पत्रों के साथ क्या कर रही थी? क्या वो एक जासूस थी जो शीत युद्ध के दौरान किसी मिशन पर थी और पकड़ दी गई? उसकी मौत हत्या थी या आत्महत्या?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पेट में नींद की गोलियां मिली, लेकिन उसकी मौत का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और जलना बताया गया। दशकों बाद भी इस डल महिला की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। 2017 में डीएनए और आइसोटॉप एनालिसिस की मदद से कुछ नई जानकारियां सामने आईं। पता चला कि उसका बचपन शायद पूर्वी या मध्य यूरोप में बीता था और वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस या जर्मनी की सीमा के पास रहती थी। लेकिन उसका नाम आज भी अज्ञात है। वो एक पहेली है, एक ऐसी महिला जिसकी कहानी उसके साथ ही कब्र में दफन हो गई और पीछे रह गए सिर्फ सवाल। वो कौन थी? वो नॉर्वे में क्या कर रही थी? और उसकी मौत का सच क्या है? तो ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े रहस्य। आसमान में खोई अमेलिया से लेकर पहाड़ों की खामोश चीख तक, हर कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़िदा कर देती है जहां से आगे का रास्ता धुंधला है। ये पहेलियां हमें चुनौती देती हैं, हमारी तर्क शक्ति को परखती हैं और हमें एहसास दिलाती हैं कि इस दुनिया में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। ये रहस्य सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये हमारी जिज्ञासा के स्मारक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर क्यों का जवाब मिलना जरूरी नहीं, कभी कभी सवाल में ही उसकी खूबसूरती छिपी होती है। इन रहस्यों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कभी इनका सच सामने आएगा? क्या जोडियक कातिल की पहचान कभी उजागर होगी या एटलांटिस का खोया शहर कभी मिलेगा? हर किसी के पास अपनी एक थ्योरी होती है, अपना एक नजरिया होता है। शायद सच इनमें से किसी एक में छिपा हो, या शायद सच इन सबसे कहीं ज्यादा अजीब और हैरान करने वाला हो। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा और आपके हिसाब से उसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। खोज और जिज्ञासा का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। ब्रह्मांड अनंत है और उसके रहस्य भी। अगर आपको इस तरह की अनसुलझी पहेलियों में दिलचस्पी है और आप मेरे साथ ऐसे ही और रहस्यमयी सफर पर चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल FYI को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम साथ मिलकर ज्ञान और रहस्य की गहराइयों को टटोलते रहेंगे। अपना ख्याल रखें और हमेशा सवाल पूछते रहें, क्योंकि हर सवाल एक नई खोज की शुरुआत होता है।